हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नई वीडियो जो है वो पिछला एक वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लिया होगा। अगर किसी तरह की आपकी समस्या आती है बेटे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। इसके साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। पिछले वीडियो में अपने किया था स्थिर विद्युत्की क्या है, परिभाषा पढ़ी थी बेटा स्थिर विद्युत्की की। उसके साथ साथ अपने देखा था घर्षण विद्युत क्या है, आवेश की प्रकृति कैसी होती है, आवेश के प्रकार क्या है और आवेश के गुणधर्म क्या है। आज अपने पढ़ेंगे चालक तथा कुचालक किसे कहते हैं। चालक तथा कुचालक, चालक तथा कुचालक। चालक तथा कुचालक क्या है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, चालक किसे कहते हैं। पहले अपने देखते हैं चालक क्या होते हैं। चालक किसे कहते हैं? देखिए अपने पास क्या होता है कि जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है विद्युत के चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है विद्युत के क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती हैं। जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, ये क्या है, विद्युत के चालक हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम चालक है। और अगर आपको चांदी मिल जाए तो चांदी क्या है, सर्वोत्तम चालक है। धातुओं में सबसे ज़्यादा जो चालक है वो क्या है, चांदी है। चांदी क्या है, सर्वोत्तम चालक है। एक सिंपल सी बात जो अपने को ध्यान रखनी है बेटा वो ये है कि ये धातुएं विद्युत का प्रवाह क्यों करती है। जैसे धातुओं का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में एक बात रखनी है कि धातुएं जो होती है उनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातुएं नाम आते ही अपने दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या है कि धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। तो ये अपने पास है कि धातुएं जो है वो विद्युत के चालक होने के कारण आवेश का इनमें क्या होता है, प्रवाह होता है। इसी तरह से जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य जो है, विद्युत अपघट्य भी विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे अपने पास किसका, H2SO4 का विलयन है। H2SO4 को जैसे पानी में डालते हैं अपने तो क्या होता है, ये H+ और SO4-2 आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है और इन आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। मतलब अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं वो आयनों के कारण क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं। मानव शरीर जो है, मानव शरीर भी विद्युत का अच्छा चालक है। मनुष्य अपने बॉडी में भी क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो मानव शरीर भी क्या है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो चालक क्या हुए बेटे, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह होता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब आता है अपने पास कुचालक क्या है। कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक क्या है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक, या इन्हें पराविद्युत पदार्थ भी कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे
कास्ट। कास्ट क्या होती है बेटा? लकड़ी होती है, लेकिन सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी कास्ट है। रबर है, प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन जो है, जब विद्युत का काम करता है तो वो अपने हाथों पर क्या करता है? रबर के ग्लव्स लगा लेता है। इसी तरह से तो अपने पास क्या होते हैं? स्विच वगैरह जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। और प्लास्टिक के स्विच होने के कारण जब अपने उनको ऑन ऑफ करते हैं तो अपने पे करंट नहीं आता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। देखिए, कास्ट और लकड़ी दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा। कास्ट का मतलब होता है सूखी लकड़ी, ठीक है। तो सूखी लकड़ी जो होती है वो विद्युत के क्या होती है? कुचालक होती है। तो ये था पदार्थों का वर्गीकरण, किसके आधार पर? विद्युत व्यवहार के आधार पर। हालांकि आगे अपने और वर्गीकरण करेंगे इनका, क्योंकि अभी अपने को इन दो की आवश्यकता है, इसलिए अपने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे अपने क्या करते हैं? विद्युत व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं, वो अपने आगे देखेंगे। अब आता है अपने पास आधुनिक आधार पर, आधुनिक आधार पर घर्षण विद्युत की व्याख्या। घर्षण विद्युत की व्याख्या। देखिए, अपने कहा था कि जब अपने कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये गुण किसकी वजह से आता है? ये गुण अपने पास आता है किसके वजह से? अपने कहा घर्षण की वजह से आता है। लेकिन घर्षण की वजह से किस तरह से विद्युत का यानी उस पर आवेश आता है, उसकी व्याख्या आधुनिक आधार पर करेंगे। अब अपने को अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या होती है, किस तरह से क्या है आवेश की उत्पत्ति होती है। अपने जानते बेटे कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में क्या होता है? परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके अंदर अपने पास क्या होते हैं? धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में क्या होता है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। इस तरह से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते हैं। किसी परमाणु में जितने धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, देखिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है EP वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है बेटे। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है QE अपने पास होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको अपने QP लिख देते हैं। तो ये प्रोटॉन पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। किसी परमाणु में जितने धनावेशित प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मूल रूप में क्या होता है? मूल रूप में अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परमाणु में, मूल रूप में किसी परमाणु में जितने धनावेशित प्रोटॉन है ठीक उतने ही ऋणावेशित क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो कुल आवेश क्या हो गया? 0 हो गया। तो मूल रूप में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। मूल रूप में परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होगा। परमाणु मूल रूप में क्या हो गया? विद्युत उदासीन हो गया। मतलब परमाणु में किसी तरह का आवेश नहीं होता है। मूल रूप में यह संरचना होती है परमाणु की। तो फिर किसी वस्तु पर आवेश कैसे आता है? और दूसरा, सभी परमाणु जो विद्युत उदासीन है तो कुछ पदार्थ चालक और कुछ कुचालक कैसे बन गए? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता क्या है बेटा? ये धनावेशित प्रोटॉन जो होता है ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। हर एक परमाणु में क्या होता है? धनावेशित प्रोटॉन जो होते हैं वो इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये अपने गुणधर्म में पढ़ा था। तो इनमें जो आकर्षण है ये अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं में अलग अलग होता है। प्रोटॉन यानी नाभिक का आकर्षण बल इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों पर अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं में क्या होता है? अलग अलग होता है।
इसी कारण क्या होता है, विभिन्न पदार्थों के परमाणुओं में क्या हो जाता है, विभेद हो जाता है। यानी अलग अलग पदार्थों में जब अपने पास क्या है कि इस आवेश का मान अलग अलग हो गया, सॉरी इस आकर्षण बल का मान अलग अलग हो गया, तो परमाणुओं में क्या हो गया, विभेद हो जाएगा। तो अपने पास क्या होगा, अगर अपने दो पदार्थ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक परमाणु में आकर्षण बल दूसरे परमाणु से क्या होगा, ज्यादा होगा, या एक परमाणु में आकर्षण बल का मान जो है वो दूसरे की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कंपेरेटिवली अगर अपने देखें, अपने दो परमाणु लेंगे, एक परमाणु ए है दूसरा परमाणु बी है, तो निश्चित रूप से एक में क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा, और दूसरे में उसकी तुलना में, अपने दो की तुलना कर रहे हैं, दूसरे में उसकी तुलना में क्या होगा, दुर्बल। तो एक में तो क्या हो गया, दुर्बल आकर्षण बल हो गया एक परमाणु में, और दूसरे में क्या हो गया, प्रबल आकर्षण बल हो गया। अब होता क्या है, जब अपने दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है बेटा। सर्दियों में आपने देखा होगा, अपने को ठंड लगती है, अपने हाथों को क्या करते हैं, घर्षित करते हैं, हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो घर्षण से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब अपने वापस उसी ऊनी कपड़े पर और कांच की छड़ पे आ जाते हैं। अपने क्या किया, इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से अपने क्या किया, घर्षित किया। तो घर्षण से क्या हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये ऊष्मा ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है वो इन पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण से बंधे हुए हैं वो क्या करेंगे, उस पदार्थ से मुक्त हो जाएंगे और उस पदार्थ की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। मतलब अपने कह रहे थे कि कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेशम के कपड़े की तरफ चले गए, यानी इनका स्थानांतरण हो गया। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तब कंडीशन क्या हुई बेटे, तब अपने पास कांच की छड़ के लिए, कांच की छड़ के लिए अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ पी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या संबंध हो गया, प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नंबर ऑफ पी ग्रेटर देन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब प्रोटोनों की संख्या बढ़ गई किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, तो इस कांच की छड़ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। लेकिन रेशम के कपड़े पर क्या हुआ, रेशम के कपड़े पर क्या हुआ, पहले अपने पास था रेशम के कपड़े के परमाणुओं में ये कंडीशन थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। प्रोटॉन उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अपने पास प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। जब अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो इसका मतलब इस पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तो इस पर क्या आ गया, ऋणावेश, और इस पर क्या आ गया, धनावेश। इस तरह से किसी वस्तु पर आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो वो धनावेशित हो जाती है, और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। मतलब आवेश का कारण जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखिए बेटे, ये तो अपने पास हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ये क्या थी अपने पास आधुनिक परिभाषा है किसकी, घर्षण विद्युत की, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आधार पर इसकी व्याख्या थी। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अपने पास क्या था, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी थी। अब अपने पास आता है कि अपने पास ये तांबे के दो गोले हैं ए और बी, दोनों के द्रव्यमान समान है, दोनों अनावेशित है। मतलब प्रारंभ में ये स्थिति है एम ए इज इक्वल टू अपने पास एम बी, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। अब अपने क्या करें बेटे, अब ये जो ए गोला है इसको धनावेश दे दें, इसको क्या कर दिया, धनावेश दे दिया, और ये जो बी गोला है इस बी गोले को क्या करते हैं, ऋणावेश दे दें। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। अब इनके द्रव्यमानों में क्या संबंध होगा, एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा। अब देखिए बेटा, अभी अपने बात कर रहे थे कि किसी वस्तु को धनावेश देना मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं अपने, और ऋणावेश देना मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि इसको अपने इग्नोर कर देते हैं इस द्रव्यमान को, लेकिन जब पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो जाती है।
क्योंकि ये इसी के बेस पे पूछ रहा है अपने से। तो जब अपने इसको धनावेश दिया, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाले तो अपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला है तो भी अपने इतना द्रव्यमान इसका क्या कर दिया, कम कर दिया। इसको ऋणावेश दिया मतलब इलेक्ट्रॉन दिए, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन दिया है तो अपने इतना इसको आवेश दे चुके, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया है तो इतना आवेश इसको प्रदान किया है अपने। इसका मतलब ये हुआ इसका द्रव्यमान बढ़ गया और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। तो एम में इज लेस देन क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। यानी जब अपने किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। धनावेशित करने का रीजन आपको पता लग गया कि धनावेश देने का कारण होता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लिए अपने। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर लिए तो उसके मास में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब किसी को ऋणावेश देना मीन्स अपने क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब अपने उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अपने पास क्या हुआ कि उसके मास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, मास में वृद्धि होगी। तो अपने पास क्या होगा कि कोई भी वस्तु जब अपने उसको क्या करते हैं, ऋणावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, धनावेशित करते हैं तो उसके मास में क्या होती है, कमी होती है। इसके साथ साथ अपने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, किससे, जिसको अपने धनावेश दिया, तो उसके आकार में भी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। हालांकि अपने लेवल में ये बात नहीं है, फिर भी अगर अपने धनावेश दिया मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इसके आकार में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको ऋणावेश दिया तो इसके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये आधुनिक आधार पर क्या थी, घर्षण विद्युत की व्याख्या थी। अब आता है बेटा अपने पास आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अपने पास क्या है, आवेश का मात्रक अपने पहले एसआई पद्धति में लिखेंगे। किसमें, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में अपने आवेश का मात्रक, पहले अपने बात की थी कि आवेश की अपने पास डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। जब अपने पास आवेश की कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है तो अपने आवेश को किसके आधार पर परिभाषित करें, अपने विद्युत धारा के आधार पर इसका मात्रक ज्ञात करेंगे। अपने जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब अपने पास विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा इज इक्वल टू अपने पास होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। इसका मतलब अपने पास आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टी आ जाएगा। आई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, आई टी आ जाएगा, धारा गुणा समय आ जाएगा। अब देखिए बेटा अपने पास क्या है कि धारा जो है, धारा एक मूल भौतिक राशि है। अपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशि अपने पास है, व्युत्पन्न भौतिक राशि अपने पास है और पूरक भौतिक राशि है। तो धारा जो है वो मूल भौतिक राशि है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर है, जिसको अपने ए से लिखते हैं। इसी तरह से समय जो है, समय अपने पास मूल भौतिक राशि है और समय को अपने किससे लिखते हैं बेटा, सेकंड से लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक अपने पास आ गया एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं बच्चे, कूलाम कहते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं और इसको सी से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, कूलाम है। एक चीज, कूलाम जो है एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके छोटे रूपों का भी उपयोग किया जाता है। आवेश एक बड़ा मात्रक है, इसके छोटे रूपों का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पिको कूलाम। 1 माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -3, सॉरी गलत बोल गया मैं, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3। माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 की घात -6। नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9 कूलाम। पिको का मतलब होता है बेटा 10 की घात -12 कूलाम।
यानी ये जो शब्द है मिली, मिली का अर्थ होता है 10 की घात -3। यहाँ कुलाम है, कुलाम आगे लग गया। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। कुलाम है तो कुलाम आगे लग गया। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। कुलाम इसके साथ लगा हुआ है तो कुलाम इसके साथ लगा दिया आपने। पिको, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। 10 की घात -12 आगे अपने पास कुलाम है तो कुलाम लग गया। तो ये इसके छोटे रूप हैं, इन छोटे रूपों का उपयोग किया जाता है। अब आता है अपने पास एक कुलाम को अगर अपने परिभाषित करना हो तो एक कुलाम की अपने पास परिभाषा क्या हो जाएगी? एक कुलाम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। एक कुलाम बराबर अपने पास आ जाएगा क्या? 1 एम्पियर इंटू अपने पास क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक में प्रवाहित आवेश का मान जो है वो 1 कुलाम के बराबर होता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश का जो मान है वो किसके बराबर होगा? 1 कुलाम के बराबर होगा। अब आता है आवेश की विमा। आवेश की विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ेंगे जिनमें अपने को आवेश की विमा की आवश्यकता होगी। तो आवेश की विमा, क्यू की विमा बराबर अपने पास आ जाएगा धारा की विमा गुणा समय की विमा। इसका मतलब अपने पास धारा की विमा होती है बेटा A1 और समय की विमा होती है T1। तो आवेश की विमा होगी A1 T1। इसी रूप में याद रखना बेटा, आवेश की विमा जैसे कहीं आए A1 T1, ठीक है। अगर अपने पूरा इसको लिखना चाहें तो अपने पास आ जाएगा M0 L0 T1 A1। ये अपने पास क्या होगी? आवेश की विमा होगी। यानी आवेश की विमा अपने पास होती है A1 T1। आप इसी रूप में याद रखिए A1 T1 अपने पास क्या है? आवेश की विमा है। तो ये था बेटा अपने पास SI पद्धति में आवेश का मात्रक। अब आता है अपने पास CGS पद्धति में। CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? ये था किसमें? SI पद्धति में। SI पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? कुलाम है। तो CGS पद्धति में क्या है? CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है? CGS पद्धति में आवेश का मात्रक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम, या इसको फ्रैंकलिन कहते हैं, फ्रैंकलिन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रैंकलिन जो है या स्टेट कूलम जो है या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये क्या कहलाता है? ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। यह है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। निम्नलिखित में से आवेश का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा मात्रक है। दो के जोड़े दिए हुए थे बेटा। तो सबसे छोटा मात्रक जो है वो क्या है? फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम या ESU, तीनों नाम है इसके, ठीक है। तो ये आवेश का क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक होता है, ठीक है। अब अपने पास ESU और कूलम में संबंध क्या है? एक कूलम जो होता है बेटा वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। एक कूलम जो है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। मतलब एक कूलम में इतने ESU या फ्रैंकलिन या अपने पास स्टेट कूलम होते हैं। अब आता है अपने पास एक अन्य मात्रक है। ये कोई पद्धति नहीं है बेटा, एक अन्य मात्रक है। किसका? आवेश का। एक अन्य मात्रक है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक मात्रक जो है वो अपने पास आवेश का क्या लिया जाता है? EMU भी लिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब अपने पास 3 मात्रक आ गए। एक तो कूलम आ गया, एक अपने पास फ्रैंकलिन आ गया और एक क्या आ गया? EMU। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है? एक EMU जो है वो 10 कूलम के बराबर होता है बेटा। जब 10 कूलम है तो एक कूलम में इतने ESU है, तो 10 कूलम में कितने हो जाएंगे? 3 × 10⁻10 ESU हो जाएंगे। ये इन तीनों में संबंध है।
इन तीनों में, सिर्फ मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों में सबसे बड़ा मात्रक जो है वो अपने पास EMU है। मैं इन तीनों की कंपेयर कर रहा हूँ बेटे, उनमें अपने पास सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? EMU है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक जो है वो फैराडे है। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। और यही नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे। एक फैराडे जो होता है बेटा, एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो एक फैराडे में अपने पास इतने कूलाम। अब अपने पास आगे आवेश के अपने 4 मात्रक पढ़ चुके बेटा। कूलाम SI पद्धति का है, फ्रैंकलिन CGS पद्धति का है, एक अन्य मात्रक अपने पढ़ा था EMU, और एक अपने पास आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है वो क्या है? फैराडे है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो ये था बेटा अपने पास क्या है? आवेश का मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें से, क्योंकि मात्रक वैसे भी अपने पास क्या होता है, जो भी अपने भौतिक राशि पढ़ते हैं बेटा, उस भौतिक राशि का मात्रक जो है वो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अच्छी तरह से इस मात्रक के बारे में भी पढ़ना है बेटे, ठीक है। वीडियो को बेटे पूरा देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या है इसका बेनिफिट हो। जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं, जो अभी 12th पास आउट हो गए, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने जो भी जूनियर, जो भी आपका जानकार है, उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू बच्चे।